हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनिवास जाखड़ को। क्लास 12th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर विलियन के अंतर्गत आज हम इस पाठ के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल रामनिवास जाखड़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। विलियन पाठ के बहुविकल्पी प्रश्नों की कड़ी के अंदर पहला प्रश्न है, समान प्रासरण दाब वाले विलियन कहलाते हैं। हम जानते हैं कि प्रासरण के आधार पर विलियन है वो समप्रासरी, अतिप्रासरी एवं अल्पप्रासरी तीन प्रकार के होते हैं। दो विलियनों में से जिस विलियन का प्रासरण दाब अधिक होता है वह अतिप्रासरी विलियन होता है और जिसका प्रासरण दाब कम होता है वो अल्पप्रासरी विलियन होता है। यदि दोनों विलियनों का प्रासरण दाब समान हो तो वह विलियन समप्रासरी विलियन होता है। अतः इस प्रश्न का जो आंसर है वो विकल्प स सही है, समप्रासरी विलियन। अर्थात समान प्रासरण दाब वाले विलियन हैं उन्हें समप्रासरी विलियन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से विलियन के घटक है। हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है वो विलियन होता है और विलियन है वो दो घटकों से मिलकर बना होता है। जो घटक कम मात्रा में होता है उसे विलेय पदार्थ कहते हैं और जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं। तो विलियन के जो घटक हुए वो दो हुए, ए और ब। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प द, विकल्प ए और ब। प्रश्न संख्या 3, प्रासरण की क्रिया को रोकने हेतु प्रयुक्त दाब कहलाता है। मैंने यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं, वाष्प दाब, प्रासरण दाब, वायुमंडलीय दाब और आंशिक दाब। क्योंकि प्रासरण की जो क्रिया होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाह है। उस प्रासरण की क्रिया को रोकने हेतु जो दाब लगाया जाता है वो प्रासरण दाब होता है। इसलिए प्रश्न संख्या 3 है उसका सही आंसर हुआ विकल्प ब, प्रासरण दाब। क्वेश्चन नंबर 4, आदर्श विलियन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही है। विकल्प ए है डेल एच मिश्रण बराबर 0, विकल्प ब है डेल वी मिश्रण बराबर 0, स है राउल्ट के नियम का पालन करते हैं और द है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जो आंसर है वो विकल्प द है, उपरोक्त सभी। क्योंकि आदर्श विलियनों की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत हमने जाना था कि ये विलियन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। विलेय एवं विलायक को मिलाने पर विलियन के अंदर एंथैल्पी परिवर्तन का मान है वो 0 होता है, यानी डेल एच बराबर 0 होता है। विलेय को विलायक के अंदर मिलाने पर विलियन के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी डेल वी मिश्रण बराबर 0 होता है। प्रश्न संख्या 5, अनादर्श विलियन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही है। अनादर्श विलियन ऐसे विलियन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते और ऐसे विलियनों के अंदर विलायक के अंदर जब विलेय पदार्थ है उसको मिलाया जाता है तो आयतन परिवर्तन दिखाई देता है, यानी विलियन है उसका आयतन या तो कम हो जाता है या अधिक हो जाता है। एंथैल्पी परिवर्तन है वो भी होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 6, बेंजीन एवं टोलुइन का मिश्रण है। प्रश्न संख्या 6 है इसका सही आंसर है ब, आदर्श विलियन। क्योंकि बेंजीन व टोलुइन दोनों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं, इन्हें मिलाने पर बना जो विलियन है वो आदर्श विलियनों की सभी शर्तें उनका पालन करता है। इसलिए बेंजीन एवं टोलुइन का जो मिश्रण है वो एक आदर्श विलियन है और विकल्प ब है वो इसका सही आंसर हुआ। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म है। विकल्प ए है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ब है क्वथनांक में उन्नयन, स है हिमांक में अवनमन और द है उपरोक्त सभी। इस पाठ के अंतर्गत हमने ये ऊपर वाले जो तीनों अणुसंख्यक गुणधर्म है इन तीनों अणुसंख्यक गुणधर्मों का अध्ययन किया है। साथ ही इनसे विलेय पदार्थ है उसके मोलर द्रव्यमान की गणना करने हेतु है वो सूत्र की उत्पत्ति की थी। संख्या 7 है इसका सही आंसर है विकल्प द, उपरोक्त सभी।
प्रश्न संख्या 8, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करते हैं। विकल्प है विलयन के कण या आयनों की संख्या या मात्रा पर, ब है विलय के कणों की संख्या पर, स है विलयन के कुल कणों की संख्या व विलय कणों की संख्या के अनुपात पर, और द है उपरोक्त सभी। अणुसंख्यक गुणधर्मों की परिभाषा के अनुसार अणुसंख्यक गुणधर्म ये तीनों जो विशेषताएं हैं इनको फॉलो करते हैं। इसलिए प्रश्न संख्या 8 है उसका सही आंसर हुआ विकल्प द उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 9, शुद्ध जल की मोलरता होती है। मोलरता वो 1 लीटर या 1 क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर घुले हुए विलय के मोलों की संख्या होती है। यानी अपन जानते हैं m बराबर होता है W2/m2 इंटू V विलियन है उसका आयतन लीटर के अंदर। इस फॉर्मूले के अंदर जब मान रखेंगे और मान रखने पर इसका आंसर निकालेंगे तो शुद्ध जल की जो मोलरता आएगी वो 55.5 m आएगी। तो प्रश्न संख्या 9 है उसका सही आंसर है विकल्प ए 55.5 m। संख्या 10, ताप बढ़ाने पर किसी विलयन का वाष्पदाब। ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर जो विलयन है उस विलयन का जो वाष्पदाब है वो सदैव है वो बढ़ता है। इसलिए प्रश्न संख्या 10 है उसका सही आंसर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 11, जल में गैस की विलयता निर्भर करती है। विकल्प ए है गैस की प्रकृति पर, ब है तापमान पर, स है गैस के दाब पर, और द है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 11 है उसका सही आंसर है विकल्प द, क्योंकि जल में गैस की विलयता है वो गैस की प्रकृति पे भी निर्भर करती है, ताप पे भी निर्भर करती है, और गैस है उसके ऊपर लगाए जाने वाले दाब पर भी निर्भर करती है। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से अनादर्श विलयन है। यानी यहाँ पे अपने को ये 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 विकल्पों में है वो अनादर्श विलयन है उसके उदाहरण है उसको छांटना है। बेंजीन प्लस टोलुइन ये आदर्श विलयन है। एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड ये भी आदर्श विलयन है। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन ये भी आदर्श विलयन है। तो प्रश्न संख्या 12 है इसका सही आंसर हुआ विकल्प द, मेथेनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। प्रश्न संख्या 13, परासरण में। विकल्प को पढ़ के देखते हैं कि क्या पूछा गया है इसके अंदर। ए, विलायक के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि अपन जानते हैं कि परासरण की क्रिया के अंदर है वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के कण है वो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा है वो गमन करते हैं। ब, विलायक के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो यहाँ इस प्रश्न संख्या 13 है इसका सही आंसर हुआ विकल्प ब, यानी विलायक के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर है वो गमन करते हैं। प्रश्न संख्या 14, अर्धपारगम्य झिल्ली वह है जो गुजरने देती है। अर्धपारगम्य झिल्ली SPM, इसकी परिभाषा के अंतर्गत अपन ने जाना था कि वह जानता या संश्लेषित झिल्ली जो अपने अंदर से केवल विलायक के कणों को ही गुजरने की अनुमति देती है उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो यहाँ पे इसके विकल्पों के अंदर देखें तो विकल्प A है केवल विलायक अणु को, तो ये नहीं है। विकल्प B है केवल विलायक अणु को, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 14 है उसका सही आंसर हुआ विकल्प B, केवल विलायक अणु है उसको ही ये गुजरने देती है। प्रश्न संख्या 15, वह तापमान जिस पर द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है कहलाता है। हम जानते हैं कि जिस ताप के ऊपर है वो द्रव्य का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होता है उसे है वो क्वथनांक कहते हैं। इसलिए प्रश्न संख्या है वो 15 है उसका सही आंसर है विकल्प ब, क्वथनांक। प्रश्न संख्या 16, किसी विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की अपेक्षा उच्च होने का कारण है। हम जानते हैं कि यदि शुद्ध विलायक है उस शुद्ध विलायक के अंदर है वो
अवाष्पशील विलेय पदार्थ है उस अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो मिलाने पर जो विलयन है उस विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है और उसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर लाने के लिए जब उसको ताप दिया जाता है तो ताप देने पर है वो विलयन का वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब से है वो अधिक हो जाता है। यहाँ पे विकल्प इस प्रश्न के अंदर है वो दिया हुआ है विलयन के वाष्प दाब का कम हो जाना। तो यहाँ प्रश्न संख्या 16 है उसका आंसर सही विकल्प है विकल्प ए विलयन के वाष्प दाब का कम हो जाना। संख्या 17 गैस की द्रव्य में विलेयता के संबंध में हेनरी के नियम से रिक्त स्थान समीकरण प्राप्त होता है। यहाँ पे विकल्प ए दे रखा है P बराबर KH(x), ब है x बराबर KHP, स है KH बराबर PX और द है x बराबर KHD। इस प्रश्न के अंदर सही आंसर है वो विकल्प ए है P बराबर KHX। जानते हैं कि हेनरी के अनुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P विलयन में गैस के मोल अंश x है उसके समानुपाती होता है। तो यहाँ समानुपाती का चिन्ह इसको हटाएंगे तो हटाने पर ये आ जाएगा KHX। यहाँ KH है वो हेनरी स्थिरांक है। तो प्रश्न संख्या 7 है उसका सही आंसर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 18 दो द्रव्यों का विलयन जो संगठन में परिवर्तन किए बिना एक निश्चित ताप पर आश्रित होता है कहलाता है। हमने इस पाठ के अंतर्गत पढ़ा था कि दो द्रव्य हैं जिनके क्वथनांक भिन्न भिन्न है और जब उनको आपस में मिलाया जाता है और मिलाने पर उनका क्वथनांक है वो एक समान हो जाता है तो ऐसे जो विलयन है उसको अपन कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो प्रश्न संख्या 18 है उसका सही आंसर है विकल्प स स्थिर क्वाथी मिश्रण। प्रश्न संख्या 19 जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की मात्रा जो दांतों के कुब्रित यानी पीलापन के लिए उत्तरदायी होती है। विलयन पाठ के शुरू के अंदर ही अपने को ये प्रश्न है वो दे रखा है और वहाँ पे ये बताया गया है कि अगर जल के अंदर फ्लोराइड आयनों की मात्रा 1.5 ppm अगर हो जाती है तो दांतों का है वो पीलापन होने लग जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या जो 19 है उसका सही आंसर है स यानी 1.5 ppm। प्रश्न संख्या 20 K2SO4 के पूर्ण वियोजन पर वान टाप गुणांक का मान होता है। तो यहाँ पे K2SO4 है उसके लिए वान टाप जो गुणांक है उसका मान है वो 3 होता है क्योंकि इसे K2SO4 है इस K2SO4 है उसका आयनन होता है तो ये 2K+ और SO4 के अंदर है वो वियोजित होता है। तो यहाँ पे बनने वाले आयन हैं 2 पोटेशियम आयन है और एक है वो सल्फेट आयन है। तो यहाँ पे वान टाप गुणांक का मान हुआ 3। प्रश्न संख्या 21 NaCl, KCl एवं MgSO4 के पूर्ण वियोजन पर वान टाप गुणांक का मान होता है। तीनों को है वो विलायक के अंदर घोला जाता है तो विलायक के अंदर घोलने पर इनका आयनन होता है तो ये आयनन होने पर है वो केवल है वो 2 आयन ही बनाते हैं। जैसे NaCl है इसका आयनन होता है तो ये Na+ और Cl- आयन के अंदर है वो वियोजित होता है। इस प्रकार से है वो KCl व MgSO4 है उसका भी वियोजन होता है। तो यहाँ तीनों के लिए जो वान टाप गुणांक का मान है वो 2-2-2-2 होता है। तो यहाँ इस प्रश्न के अंदर सही विकल्प है ब। प्रश्न संख्या 22 निम्न सांद्रता इकाइयों में ताप पर निर्भर करती है। यहाँ ये जो चारों विकल्प हैं इन चारों विकल्पों के अंदर मोलरता ही एक ऐसी इकाई है जो ताप के ऊपर निर्भर करती है बाकी ताप के ऊपर निर्भर नहीं करती। इसलिए प्रश्न संख्या 22 है उसका सही आंसर है वो विकल्प ब। प्रश्न संख्या 23 वह तापमान जिस पर द्रव्य का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है कहलाता है। विकल्प दिए हैं अ हिमांक, ब क्वथनांक, स परमताप और द इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि जिस ताप पर
द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो वह पदार्थ है वो जमने लग जाता है। उस ताप को ही उसका हिमांक कहते हैं। तो यहाँ पे विकल्प ए है वो सही नहीं है। स में दे रखा है परम ताप, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 23 है, उसका सही आंसर विकल्प ब बचा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ब क्वथनांक। प्रश्न संख्या 24, हिमांक अवनमन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक की इकाई होती है। हिमांक अवनमन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक है, उसकी इकाई है होती है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो यहाँ पे विकल्प है वो ए सही है। प्रश्न संख्या 25, रुधिर कोशिकाओं को 0.9% NaCl के विलयन में रखने पर उनके आकार में क्या परिवर्तन होगा। हम जानते हैं कि रुधिर में स्थित जो द्रव है वो 0.9% NaCl द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता वाला होता है। और जो रुधिर कणिकाएं हैं उनको इस प्रश्न के अंदर दिया हुआ है कि 0.9% NaCl के विलयन में रखा गया। तो यहाँ पे रुधिर कोशिकाओं में स्थित द्रव और NaCl के 0.9% विलयन दोनों का समान प्रासरण दाब है, अर्थात दोनों समप्रासरी विलयन है। इसलिए इस प्रकार के विलयन के अंदर रुधिर कणिकाओं को रखने पर उनके आकार है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रश्न संख्या 25 है, उसका सही आंसर है विकल्प ब कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न संख्या 26, रुधिर कोशिकाओं को 0.5% NaCl के विलयन में रखने पर उनके आकार में क्या परिवर्तन होगा। रुधिर कोशिकाओं को 0.5% NaCl विलयन में रखने पर उनके आकार में क्या परिवर्तन होगा। देखो यहाँ पे जो रुधिर कणिकाएं हैं उनको 0.5% NaCl के विलयन में रखा गया और रुधिर कोशिकाएं हैं, उन रुधिर कोशिकाओं में स्थित जो द्रव है उसकी जो सांद्रता होती है वो 0.9% NaCl विलयन के तुल्य होती है। और हम जानते हैं कि प्रासरण की क्रिया के अंदर विलायक के कण निम्न सांद्रता से है वो उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि 0.5% NaCl विलयन है, उससे है वो विलायक है उसका प्रवाह है वो रुधिर कोशिकाओं में होगा और रुधिर कोशिकाओं के अंदर होने से है वो ये रुधिर कोशिकाएं हैं वो फूल जाएंगी, यानी इनका आकार है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे है वो इस प्रश्न का सही जो आंसर हुआ वो विकल्प स, आकार बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 27, रुधिर कोशिकाओं को 1.0% NaCl के विलयन में रखने पर उनके आकार में क्या परिवर्तन होगा। तो वो यहाँ पे क्या किया गया इस प्रश्न के अंदर है वो 1.0% NaCl का विलयन है, NaCl का विलयन है और इसमें है वो रुधिर कोशिकाएं हैं उनको रखा गया। तो रुधिर कोशिकाएं हैं उसके अंदर क्या होता है 0.9% NaCl द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता वाला द्रव भरा हुआ होता है। हम जानते हैं कि प्रासरण की क्रिया के अंदर विलायक के जो कण है वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर है वो गमन करता है। तो यहाँ रुधिर कोशिकाओं के अंदर है वो 0.9% वाला NaCl विलयन भरा हुआ होता है और यहाँ पे इनको रखी गई है 1.0% वाले में। तो ऐसे में क्या होता है कि रुधिर कोशिकाएं हैं इनसे है वो विलायक बाहर प्रवाहित होगा और बाहर प्रवाहित होने पर है वो ये संकुचित हो जाती हैं। इसलिए प्रश्न संख्या जो 27 है उसका सही आंसर है विकल्प ए, संकुचित हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 28, किस सूत्र के द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना की जा सकती है। क्वथनांक उन्नयन से विलय पदार्थ के अणुभार की गणना वाला वीडियो यदि आपने देखा हो तो हमने वहाँ पे जाना था कि m2 बराबर होता है 1000 इंटू है वो
W2 इंटू है वो KB अपॉन है वो डेल TB इंटू है वो W1। तो इस फॉर्मूले की सहायता से है वो अपन मोलल यूनियन स्थिरांक KB की गणना करेंगे। तो गणना करने पर अपने पास में विकल्प ए है वो सही आंसर के रूप में आएगा। KB बराबर डेल TB इंटू M2 इंटू W1 अपॉन 1000 इंटू W2। प्रश्न संख्या 29, किसी विलयन का प्रासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? हम जानते हैं कि दिए गए ताप पर प्रासरण दाब मोलरता C के समानुपाती होता है, यानी पाई समानुपाती होता है दिए गए ताप के ऊपर है वो C के समानुपाती, यानी पाई समानुपाती होता है CT। और पाई बराबर अपने समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो अपने पास में आ जाएगा CRT, यानी यहाँ R है वो स्थिरांक है, इसलिए इस प्रश्न संख्या 29 है उसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, पाई बराबर CRT। प्रश्न संख्या 30, प्रतिलोम प्रासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली प्रयुक्त की जाती है। प्रतिलोम प्रासरण अर्थात रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, प्रासरण दाब से अधिक दाब है वो लगाया जाता है, और अधिक दाब लगाने पर जो जानता हो झिल्ली है या जो सुअर के पार्चमेंट से बनी हुई झिल्ली है वो टूट जाती है, इसलिए यहाँ पे है वो अंदर सेलुलोस एसीटेट से बनी हुई अर्धपारगम्य झिल्ली है वो प्रयुक्त की जाती है। तो प्रश्न संख्या 30 है उसका सही आंसर हुआ विकल्प ए, सेलुलोस एसीटेट से बनी। प्रश्न संख्या 31, दाब बढ़ाने पर H2 गैस की जल में विलेयता, दाब बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ाने पर है वो H2 गैस है उसकी जल में विलेयता बढ़ेगी, तो उत्तर हुआ ए। प्रश्न संख्या 32, कौन सा द्रव्य युग्म राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है? धनात्मक विचलन दर्शाने वाले जो अनादर्श विलयन हैं वो ऐसे विलयन होते हैं इनमें जब विलायक के अंदर विलेय पदार्थ है उस विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो विलयन है उसका आयतन है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अपन देखें तो ये प्रश्न संख्या जो 32 है, इस प्रश्न संख्या 32 है इसका सही जो आंसर है वो विकल्प द है, क्योंकि एथेनॉल और एसीटोन ये भी धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन है। कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन ये भी धनात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन है। और फिनोल और एनिलीन है ये अपना ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन है। प्रश्न संख्या 33, कौन सा द्रव्य युग्म राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है? तो यहाँ पे इसके अंदर जो एथेनॉल और जो एसीटोन वाला जो विकल्प स है ये धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन है, इसलिए यहाँ पे बच गए दो विकल्प, विकल्प ए और ब। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हुआ विकल्प द, यानी फिनोल प्लस एनिलीन और क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन ये दोनों प्रकार के जो विलयन हैं वो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन है। प्रश्न संख्या 34, जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की सांद्रता जो दंत संरक्षण को रोकने में सक्षम होती है। तो जल में उपस्थित जो फ्लोराइड आयन है उनकी जो सांद्रता है वो यदि 1.0 ppm होगी, दांतों का शरण नहीं होगा, यानी उनका जो इनेमल है वो टूट के है वो नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 34 है उसका सही आंसर हुआ विकल्प ब, 1.0 ppm। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से स्थिर कवाथी मिश्रण है। स्थिर कवाथी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिनमें विलेय और विलायक दोनों को मिलाने पर विलयन है वो एक ही ताप के ऊपर है वो आश्रित होता है। तो यहाँ पे विकल्प ए है 68% नाइट्रिक अम्ल प्लस 32% जल, तो ये भी स्थिर कवाथी मिश्रण है। विकल्प ब है 95% एथेनॉल प्लस 5% जल, तो ये भी है वो स्थिर कवाथी मिश्रण है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या जो 35 है उसका सही आंसर हुआ विकल्प स, विकल्प ए और ब। प्रश्न संख्या 36, निम्न में से न्यूनतम स्थिर कवाथी मिश्रण है। यदि आपने स्थिर कवाथी मिश्रण एवं उसके प्रकारों को अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप इस प्रश्न का है वो सही उत्तर है वो दे सकते हैं।
हम जानते हैं कि स्थिर कवाथी जो मिश्रण है वो दो प्रकार का होता है, एक तो निम्नतम स्थिर कवाथी मिश्रण और एक अधिकतम कवाथी मिश्रण। तो यहाँ इस प्रश्न 36 के अंदर जो विकल्प ए और ब है वो निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण है, इसलिए यहाँ इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प द। क्योंकि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है वो यहाँ पे है वो अधिकतम स्थिर कवाथी मिश्रण है। प्रश्न संख्या 37, निम्न में से अधिकतम स्थिर कवाथी मिश्रण है। तो इस प्रश्न के अंदर भी विकल्प ए और ब है वो अधिकतम स्थिर कवाथी मिश्रण है। एथेनॉल और क्लोरोफॉर्म है वो न्यूनतम स्थिर कवाथी मिश्रण है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हुआ विकल्प द। प्रश्न संख्या 38, जल या वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को नापने की इकाई। जो प्रदूषक पदार्थ हैं उनकी मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए उनको नापने के लिए है वो पार्ट्स पर मिलियन ppm इकाई है उसका उपयोग किया जाता है, इसलिए प्रश्न संख्या 38 है उसका सही आंसर है विकल्प स ppm। प्रश्न संख्या 39, वाहनों के इंजन को ठंडा करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। यदि वाहनों के इंजन के अंदर कूलेंट के रूप में अगर अकेले जल को है वो रखा जाएगा तो जल है वो उसके हिमांक तापमान के ऊपर है वो जम जाएगा, इसलिए उस जल के अंदर ऐसे पदार्थ है उसको मिलाया जाता है जो उसके हिमांक को कम कर दे। तो एथिलीन ग्लाइकोल है उसको है वो जल के अंदर है वो मिलाया जाता है, क्योंकि ये जल के हिमांक है उसको 17.6 डिग्री सेल्सियस तक वो कम कर देता है, इसलिए वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए है वो एथिलीन ग्लाइकोल है उसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से गैसीय विलयन का उदाहरण है। तो यहाँ पे अपन देखें तो हाइड्रोजन और पैलेडियम नहीं है, जल और एथेनॉल नहीं है, जल और ग्लूकोज है वो भी नहीं है, तो यहाँ पे बचा कौन सा विकल्प, विकल्प ए यानी कपूर व नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ प्रश्न संख्या जो 40 है उसका सही आंसर हुआ विकल्प ए, कपूर प्लस नाइट्रोजन गैस है वो गैसीय विलयन का उदाहरण है, जिसमें कपूर है वो ठोस है और नाइट्रोजन है वो गैस के रूप में। प्रश्न संख्या 41, विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंश का योग होता है। हम जानते हैं कि विलयन है वो एकल प्रावस्था तंत्र होती है और यहाँ पे विलयन है उसके सभी अवयवों के मोल अंश है उसका योग है वो इकाई होता है। तो प्रश्न संख्या 41 है उसका सही आंसर हुआ विकल्प द 1। प्रश्न संख्या 42, वह विलयन जिसमें दिए गए ताप व दाब पर और अधिक विलय को नहीं घोला जा सकता वह कहलाता है। विकल्प है वो दिए हुए हैं, ए संतृप्त विलयन, ब असंतृप्त विलयन, स सांद्र विलयन और द तनु विलयन। तो यहाँ पे सांद्र और तनु तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये जो संतृप्त विलयन है इसमें है वो दिए गए ताप और दाब के ऊपर है वो विलय पदार्थ है उसको और अधिक नहीं घोला जा सकता, इसलिए इस प्रश्न संख्या 42 है इसका उत्तर सही है विकल्प ए संतृप्त विलयन। प्रश्न संख्या 43, गोताखोरों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले श्वसन टैंकों में वायु भरी होती है। जो समुद्र के अंदर जो गोताखोर है वो जाते हैं तो वहाँ उनको है वो बैंड्स की स्थिति है उसका सामना करना पड़ता है, तो वहाँ पे जो श्वसन क्रिया हेतु जो टैंक प्रयुक्त किया जाता है उस टैंक के अंदर है वो ये तीनों विकल्प के अंदर दी हुई गैसें हैं वो भरी हुई होती हैं, इसलिए यहाँ इस प्रश्न है उसका सही उत्तर विकल्प द सही है। संख्या 44, अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति स्पर्शता से सोच नहीं पाते, ऐसी स्थिति को कहते हैं। अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर है वो ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से है वो कम होता है, इसलिए इन स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति हैं उनके शरीर के विभिन्न अंगों तक है वो ऑक्सीजन का प्रवाह कम मात्रा में होता है और कम मात्रा में होने की वजह से है वो व्यक्ति है वो स्पष्टता से है वो सोच नहीं पाते हैं और ऐसी स्थिति को कहते हैं एनोक्सिया। तो यहाँ विकल्प ए है वो सही आंसर है एनोक्सिया।
ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो